प्री प्लस व्यापम की बैच है ये, सीजीपीएससी प्री और व्यापम की कंबाइंड बैच है। 27 जनवरी से शुरू हो रही है, 27 जनवरी 2026। ठीक है, तो थोड़ा सीजीपीएससी प्री का सिलेबस मैं बताता हूँ। सीजीपीएससी प्री 2 पेपर होते हैं इसमें। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जीएस होता है और पेपर 2 सी सेट, जनरल स्टडीज, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, अब पेपर 1 को हमको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, पेपर 1 में ही स्कोर करना है, इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक, इसको अगर आपने क्लियर किया तो मेंस में जाएंगे, मेंस को क्लियर किया तो इंटरव्यू में जाएंगे। और सिविल सी सेट को केवल पास करना है भाई, आपको क्वालिफाई करना है, पास बस होना है। ठीक है, तो सी सेट थोड़ा मैं बताता हूँ, सी सेट में केवल पास होना है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 33% लाना है। 200 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है? 200 मार्क्स का होता है। ये सब मालूम है क्या? एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर। तो कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न। ठीक है, 100 प्रश्न आएंगे तभी 200 नंबर का हुआ ना, एक प्रश्न 200 नंबर का। अगर आपने उत्तर सही दिया तो 2 नंबर मिलेंगे और गलत दिया तो नंबर कटेगा, निगेटिव मार्किंग रहता है इसका मतलब। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग कितना रहता है ये भी लिख देता हूं। निगेटिव मार्किंग रहता है जितने नंबर का प्रश्न है उसका 1/3। जैसे 2 नंबर का प्रश्न है तो 1/3, 0.6667 ऐसा। एक प्रश्न आपने गलत कर दिया तो 0.66 माइनस हो जाएगा, एक प्रश्न गलत कर दिया तो 0.66 माइनस हो जाएगा, मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा माइनस हो जाएगा। ठीक है, जनरल के लिए 33%, SC ST OBC, SC ST OBC इसके लिए 23% लाना है। मतलब SC ST OBC को 200 नंबर के पेपर में, ये 200 नंबर का है, मात्र 46 नंबर लाना है और इनको लाना है 66 नंबर पास होने के लिए। हाँ, ये पास होने के लिए, इसमें केवल पास होना आवश्यक है, ज्यादा नंबर लाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा इसका, और इसका नंबर मेंस में भी नहीं जुड़ता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है? ठीक, सी सेट में केवल आपको पास होना है। ठीक है, जितना भी नंबर आपको लाना है, ज्यादा से ज्यादा लाना है, वो किस में लाना है? पेपर 1 में लाना है। पेपर 1 को क्या बोलते हैं? जीएस। कितने नंबर का पेपर है? 200 मार्क्स। कितने प्रश्न होंगे? एक प्रश्न कितने नंबर के? एक प्रश्न हो जाएगा 2 मार्क्स का। अगर आपने निगेटिव आंसर दिया तो 2 नंबर का 1/3 यानी कि 0.66 माइनस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक, क्लियर है ना? पेपर 1 में स्कोर करना है, पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक, पेपर 1 में स्कोर करना है मतलब जीएस में स्कोर करना है। अब जीएस 2 तरह के जीएस है इसमें, एक जीएस है इंडियन जीएस और दूसरा जीएस कौन सा है? छत्तीसगढ़ जीएस। छत्तीसगढ़ जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंडियन जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। है ना? छत्तीसगढ़ का कितना बड़ा वेटेज है, देखो छत्तीसगढ़ से ही सर्वाधिक प्रश्न आएंगे, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजाति, कला, संस्कृति, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, पंचायत, नगरीय निकाय, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और करेंट अफेयर।
50 प्रश्न यहां से आएंगे। ठीक है, 50 प्रश्न इंडियन जीएस के। भारत का भूगोल उधर, छत्तीसगढ़ का भूगोल इधर, भारत का भूगोल। छत्तीसगढ़ का इतिहास, भारत का इतिहास। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति जनजाति, भारत का भी कला संस्कृति और दर्शन। कला संस्कृति और दर्शन। छत्तीसगढ़ का प्रशासन पंचायत नगरीय निकाय है, वैसे ही भारत का संविधान। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वैसे ही इधर भारत की अर्थव्यवस्था। इसके अलावा इसमें रहेगा साइंस। साइंस का मतलब यहाँ पे 5 सब्जेक्ट से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट। इसके अलावा करंट अफेयर। इन सबको मिला के कितने प्रश्न? 50 प्रश्न। ठीक है, तो फायदे का सौदा कौन है ना? छत्तीसगढ़। 50 प्रश्न, इसको पढ़ना लिखना याद रख पाना आसान रहता है। ठीक है, इसके प्रश्न थोड़े कठिन हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न बहुत आसान आते हैं, और ये हर साल ठीक ठाक आते हैं। मतलब ऐसे आते हैं कि आप 35 से 40 प्रश्न बना लोगे। ठीक, हर साल कट ऑफ अलग अलग रहता है। पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ कम जाएगा, पेपर टफ आ गया तो 100 प्रश्न में से टफ आए तो हम कितना बनाएंगे? 60-70 तक बनाएंगे। बहुत आसान आया है तो 90 भी बना देंगे। तो आसान आया है तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा, और टफ आया है तो कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। जनरल को ज्यादा नंबर लाना है, ओबीसी को उससे थोड़ा कम, लेकिन कभी कभी ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा चला जाता है जनरल से, ये भी याद रखना। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये सिलेबस है इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस। स्कोर किस में करना है? जीएस, यानी कि पेपर 1 में करना है। सी सेट में पास होना है। सी सेट में क्या रहता है? मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश नहीं रहता। मैथ्स में सी सेट में क्या क्या होता है? एप्टीट्यूड बोलते हैं, है ना? मैथ्स नहीं, एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको, ज्यादा सही रहेगा। एप्टीट्यूड में जैसे आप पढ़ते होंगे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, लाभ हानि, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, ये सब पढ़ेंगे इसमें एप्टीट्यूड में। रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? बैठक व्यवस्था हो गया, कैलेंडर, घड़ी, है ना, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद है हिंदी और छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो हिंदी छत्तीसगढ़ी के लगभग 35 प्रश्न आते हैं। मैथ्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से लगभग 65 प्रश्न आते हैं। कभी कभी मैथ्स रीजनिंग बहुत टफ आता है तो हमें हिंदी छत्तीसगढ़ी बचा लेता है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो पास होना है। अगर 35 प्रश्न आपने एकदम सही सही बना लिया तो 35 दूने 70, जनरल वाले भी पास हो जाएंगे 35 बना के। ठीक, तो यहां से 30 बना लेते हैं, यहां से 10-15 बना लेते हैं अगर पेपर टफ आता है तो, है ना। अदरवाइज तो ऐसा आता है कि 50 प्रश्न आप बना ही सकते हो सी सेट में, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। एक आध बार ऐसा आया है, जैसे 2021 में, 22 में बहुत टफ आया था सी सेट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो इस सिलेबस का ओवरव्यू हो गया, क्या क्या समझ में आया। किसी यूपीएससी प्री में 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 को ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है जीएस में, और पेपर 2 में होते हैं सी सेट, केवल पास होना है। ठीक, 2 नंबर का होता है एक प्रश्न, पूरे पेपर 200 नंबर का होता है। अगर आपने गलत बनाया तो 0.66 माइनस हो जाएगा। जितना नंबर का प्रश्न है उसका 1/3 निगेटिव रहता है। ठीक है, तो कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 1/3 निगेटिव होगा। 1/3 निगेटिव नहीं होता है, 2/3 निगेटिव हो जाता है। जितने नंबर का प्रश्न है उसका 1/3 निगेटिव रहता है। जैसे व्यापम में 1/4 निगेटिव रहता है। व्यापम का एक प्रश्न एक ही नंबर का रहता है, ऐसा, तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। एक प्रश्न अगर आपने गलत बनाया तो एक प्रश्न एक नंबर का है, उसका 1/4। जबकि पीएससी में एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2, उसका 1/3। ये पीएससी है और ये व्यापम। व्यापम में 1/4 माइनस हो जाता है, और पीएससी में सबको एक साथ बोलो 2/3 माइनस हो जाता है। क्लियर है? ये पीएससी के बारे में थोड़ा हो गया। वैसे ही व्यापम, आजकल व्यापम के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में 100-100 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, व्यापम का कॉमन सिलेबस क्या है? उसमें छत्तीसगढ़ होता है और इंडियन जीएस, ये मैंने जो बताया ये सब होते हैं। ठीक है, व्यापम का जो 100 प्रश्न है उसमें ये एक साथ रहेगा, लेकिन इतने सारे प्रश्न उसमें नहीं आएंगे, कम आएंगे।
है ना, दोनों जीएस मिला के लगभग कई बार 30 प्रश्न आते हैं, किसी किसी एग्जाम में 15 ही प्रश्न आते हैं। उसी पेपर में मैथ्स रहेगा, उसी पेपर में रीजनिंग रहेगा, उसी पेपर में कंप्यूटर भी रहेगा, ठीक है। जबकि पीएससी जो स्टेट सर्विस का पीएससी है उसमें पेपर 1 में जीएस, पेपर 2 में सी सेट, जबकि व्यापम में जीएस और सी सेट एक में ही रहेगा। किसमें? व्यापम में। जैसे पटवारी के एग्जाम हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, जो भी व्यापम एग्जाम लेता होगा उसमें जीएस भी रहेगा, उसी पेपर में मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सब रहेगा उसी 100 नंबर के पेपर में। आ रहा है समझ में? ठीक है। और कुछ जानना चाहते हो सिलेबस वगैरह के बारे में? समझ में आ रहा है सबको? कोई जानकारी अगर चाहिए, आपके मन में कोई डाउट हो तो फिर मैं आगे शुरू करता हूँ अपना सब्जेक्ट। आ रहा है ना समझ में? और आप कभी भी पूछ सकते हैं, अभी जब तक, है ना, डेली पूछ सकते हैं, कल पूछ लो, परसों पूछ लो, रोज डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारत का संविधान, है ना। पहला क्लास पांडे सर ने लिया, छत्तीसगढ़ पढ़ाया होंगे सर ने, फिर दूसरा गुप्ता सर ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और मैं पढ़ाऊंगा भारत का संविधान। संविधान महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ठीक। लगभग 10 से 12 प्रश्न सीजीपीएससी प्री में आ जाते हैं। सीजीपीएससी प्री में 100 प्रश्न जीएस में, जिसमें 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ से, 50 प्रश्न इंडियन जीएस से। तो उस 50 इंडियन जीएस के लगभग 10 से 12 प्रश्न संविधान से देखने को मिलेंगे, ठीक। तो संविधान क्या है? संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है, ठीक। पहला। दूसरा, संविधान सम और विधान से बना है। संविधान सम और विधान से बना है। सम का मतलब है बराबर या समान, ठीक है। अभी सुन लो, मैं लिखवा दूंगा इसको, है ना, बोल के लिखवा दूंगा। सम मतलब होता है बराबर या समान, विधान मतलब होता है नियम कानून, ठीक। तो समान नियम कानूनों का समूह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। समान नियम कानूनों का समूह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है, ठीक। या वे नियम कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। वे नियम कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, उन नियम कानूनों के समूह को भी क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है, ठीक। संविधान क्या है? संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है, ठीक। संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। लिखित दस्तावेज मतलब एक किताब है, इसमें नियम कानून लिखा हुआ है, नियम उपनियम लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी किताब के अनुसार ही सरकार का संचालन किया जाता है। इसी किताब को ही क्या बोल रहे हैं? संविधान। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज, किसका लिखित दस्तावेज? नियमों और उपनियमों का। इसी नियम उपनियम से ही क्या चलेगा? हमारा देश चलेगा, हमारी सरकार चलेगी। संविधान सम और विधान से बना है, समान नियम कानूनों का समूह। ये समान नियमों कानून के समूह या किताब को ही क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं, ठीक है। यह वे नियम कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। जो नियम कानून मुझ पर लागू वही आप पर लागू, वही आप पर लागू, है ना। ऐसा नहीं कि विराट कोहली को ज्यादा छूट मिलेगी, मुझे कम छूट मिलेगी, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? समान नियम कानूनों के समूह को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। क्लियर है इतना? अब यहां पर क्या लिखा है? संविधान के अनुसार ही सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है, ठीक। अब यहां पर सरकार क्या है? सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग? 3 अंग, ठीक है। कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग कौन कौन से? पहला विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, है ना। दूसरा कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक। विधायिका क्या करती है? विधि बनाती है। विधि मतलब कानून। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उन कानूनों का क्रियान्वयन करती है, मतलब लागू करती है। और न्यायपालिका जांच करती है कि जो कानून बना है वो संविधान के अनुसार है या नहीं। न्यायपालिका का जांच क्या है? काम क्या है? कानून के संवैधानिकता की जांच करना।
न्यायपालिका क्या करती है? कानून के संवैधानिकता की जांच। न्यायपालिका का काम है कानून के संवैधानिकता की जांच। चलो फिर से बोलो, विधायिका क्या करती है? विधि या कानून बनाती है। कार्यपालिका इन कानूनों का क्रियान्वयन करती है। न्यायपालिका कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। ठीक है, फिर से बोलो, विधायिका क्या करती है? कार्यपालिका, न्यायपालिका जांच करती है। हमारा देश संविधान के अनुसार चलना है। अब सरकार ने जो कानून बनाया है वो संविधान के अनुसार होना चाहिए, नहीं होगा तो न्यायालय उसे निरस्त कर देगा। ठीक है, तो विधायिका, विधायिका क्या है? विधायिका मतलब जो विधि बनाती है। विधायिका को केंद्र में कहते हैं संसद। विधायिका को केंद्र में क्या कहते हैं? राज्य में क्या कहते हैं? विधानमंडल। बोलिए, विधायिका को केंद्र में क्या कहते हैं? राज्य में क्या कहते हैं? ठीक, संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और वैसे ही विधानमंडल के 3 अंग कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। फिर से बोलो, विधायिका को केंद्र में क्या कहते हैं? राज्य में क्या कहते हैं? संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? ठीक, विधानमंडल के 3 अंग कौन कौन से? बोलना है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कानून केंद्र में कौन बनाता है? राज्य में कौन बनाता है? संसद मतलब इन तीनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं। विधानमंडल मतलब इन तीनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक, कानून कैसे बनेगा? तो कानून बनाने के पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे कहते हैं विधेयक। कानून बनाने के पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? विधेयक। विधेयक मतलब वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। विधेयक क्या है? वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। ठीक है, ठीक। विधेयक कोई विषय या कोई मुद्दा कुछ भी है ना। जैसे विधेयक क्या है कि आपकी क्लास 10 बजे तक लगनी चाहिए, ये हमारा विधेयक है। आपकी क्लास कितने बजे तक लगनी चाहिए? 10 बजे तक। ये इस कागज के टुकड़े में लिखा है। ठीक, अब उससे संबंधित सारी बातें लिखी होगी। 3 सब्जेक्ट लगाए जाएंगे, ये विषय लगाए जाएंगे, है ना, इस समय तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे, सारे प्रावधान उसमें लिखे हुए हैं। ठीक, अब उस पर चर्चा कौन करेगा? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने सदस्य हैं अभी? 543। और लोकसभा के इन 543 लोगों को किसने चुना है? जनता ने चुना है। इन लोग इस विधेयक पर चर्चा करेंगे और सहमति दे देंगे कि इस पर कानून बनना चाहिए। फिर कहा जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में कितने लोग बैठे हैं? 245। इन लोगों को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्य कौन भेजता है? विधानसभा के सदस्य। इन लोग भी इस विधेयक पर अपनी सहमति देंगे कि इस पर कानून बनना चाहिए। तो अब कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास। यदि राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो इसी का नाम हो जाता है अधिनियम या कानून या एक्ट, ACT। ठीक, क्लियर है सबको? जैसे एक उदाहरण, एक कानून बनाते हैं, कानून का नाम क्या है? सबसे पहले क्या लाएंगे? विधेयक। विधेयक का नाम क्या है? हेलमेट की अनिवार्यता। हेलमेट की अनिवार्यता विधेयक 2026। हेलमेट लागू करने के लिए हमने एक विधेयक लाया। विधेयक मतलब कागज का टुकड़ा जिसमें वो बातें लिखी जिस पर हमें कानून बनाना है। ठीक, अब इस कागज के टुकड़े का नाम क्या है? विधेयक है। कौन सा विधेयक है? हेलमेट की अनिवार्यता विधेयक 2026। इस पर कौन चर्चा करेगा? लोकसभा। कितने लोग बैठे हैं? सहमति दे देंगे कि हाँ भाई इस पर कानून बनना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए। फिर जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में भी इस पर विचार किया, चर्चा किया। 245 लोगों ने यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन लोगों ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी कि हेलमेट को देश में लागू करना चाहिए। फिर कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस विधेयक में क्या कर देंगे? हस्ताक्षर कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा हेलमेट की अनिवार्यता अधिनियम। विधेयक की जगह अधिनियम। अधिनियम जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ना हो तब तक वो विधेयक कहलाता है। जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए उसका नाम क्या हो जाएगा? अधिनियम। आ रहा है समझ में? ठीक, विधेयक मतलब वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना, और अधिनियम मतलब संसद के दोनों सदनों से विधेयक को पारित कर
राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह अधिनियम या कानून का रूप ले लेता है, जिसे पूरे देश में लागू किया जाता है, जिसका पालन करना आवश्यक है। पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलता है। आ रहा है समझ में? ठीक, तो ये एकदम बेसिक चीजें हैं। अब मैं लिखाना शुरू करता हूं। यहां से लिखिए, हेडिंग दीजिए संविधान। संविधान में लिखिए संविधान नियमों उपनियमों का। इसके लिए 200 300 पेज की एक कॉपी बना लेना है ना। संविधान के लिए कम से कम 300 पेज लगेंगे, तो एक कॉपी आपको बना लेना है और यहीं पर फेयर करना है। रफ फेयर के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रफ में लिख रहे हो फिर घर में जाकर फेयर कर रहे हो। घर में जाकर उसको 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेना। यहाँ पे फेयर में ही लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, 250-300 पेज वाली कॉपी ले लेना भाई। चलो लिखो, संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। ठीक, पूर्ण विराम। नीचे लाइन से लिखिए, संविधान सम और विधान से बना है। संविधान सम और विधान से बना है, अर्थात समान नियम कानूनों का संग्रह। अर्थात समान नियम कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। अर्थात समान नियम कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। ठीक, अगला। ये हो गया ना। नीचे लाइन से लिखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका। विधायिका में लिखिए, विधि या कानून बनाती है। विधायिका में लिखिए, विधि या कानून बनाती है। अगला कार्यपालिका, इसमें लिखो कानूनों का क्रियान्वयन करती है। कार्यपालिका में लिखो कानूनों का क्रियान्वयन करती है। कानूनों का क्रियान्वयन करती है। अगला न्यायपालिका, कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। न्यायपालिका कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। कानून के संवैधानिकता की जांच करती है। फिर से लिखो नीचे लाइन से, विधायिका को केंद्र में संसद कहते हैं। विधायिका को केंद्र में संसद कहते हैं। विधायिका को केंद्र में संसद कहते हैं। इसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। हो गया। नीचे लाइन से लिखे, राज्य में विधानमंडल कहते हैं। इसके 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल।
इसके 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। हो गया। चलिए एक शब्द लिखिए, विधेयक, है ना, 2 लाइन इसकी परिभाषा लिखनी है। विधेयक किसमें लिखें? वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो। वह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना हो क्या कहलाता है? अगला लिखो, अधिनियम। अधिनियम में लिखे, संसद के दोनों सदनों से विधेयक को पारित कर संसद के दोनों सदनों से विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। क्लियर है? तो ये विधायिका का हमने बेसिक जाना। विधायिका मतलब एक संस्था जो विधि बनाती है, जो कानून बनाती है। ठीक। केंद्र में कानून कौन बनाता है? राज्य में कौन बनाता है? विधानमंडल। संसद के कौन कौन से अंग हैं? ठीक है। वैसे ही विधानमंडल के कौन कौन से अंग हैं? चलिए अगला हेडिंग दीजिए, कार्यपालिका। ठीक है। तो कार्यपालिका को केंद्र में क्या कौन कौन से अंगों को पढ़ते हैं, और राज्य में कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? ठीक। कार्यपालिका में हम पढ़ते हैं केंद्र के अंदर, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु या पद त्याग पर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति काम करेगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से, तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अगला महान्यायवादी। इतने टॉपिक हम पढ़ते हैं किसमें? केंद्रीय स्तर की कार्यपालिका में। राज्य स्तर की कार्यपालिका में क्या पढ़ते हैं? राज्य में हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के जैसे उपराज्यपाल राज्यों में नहीं होता है। प्रधानमंत्री की जगह हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। और महान्यायवादी की जगह इधर क्या पढ़ते हैं? महाअधिवक्ता। चलो नोट करो, थोड़ा मैं समझाऊंगा नोट करने के बाद।
हो गया? ठीक। कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? कार्यपालिका मतलब जो कानूनों को लागू करती है, जो कानूनों का क्रियान्वयन करती है। कानून बनाता कौन है? विधायिका, और उसको क्रियान्वित, इंप्लीमेंट, लागू कौन करता है? कार्यपालिका। तो उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति कौन है? हाँ, द्रौपदी मुर्मू। इनकी अनुपस्थिति में कौन काम कर सकता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक। लेकिन इन लोग काम करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से, बिना इनके सलाह के काम नहीं करते राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन हो गया पूछेगा तो प्रधानमंत्री, है ना। कार्यपालिका के एक्चुअल में हेड कौन है, वास्तव में प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। और नाम मात्र के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, ठीक। महान्यायवादी। महान्यायवादी, महान्यायवादी वो व्यक्ति बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। महान्यायवादी वो बनेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। क्लियर है? ठीक। तो महान्यायवादी का काम क्या है? सरकार को विधि मामलों में सलाह देना, सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। किनका काम है? महान्यायवादी। सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना किनका काम है? महान्यायवादी। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है कौन? महान्यायवादी, ठीक। वैसे राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख कौन? राज्यपाल। उपराष्ट्रपति के जैसा उपराज्यपाल नहीं होता है, ठीक। राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से कौन काम करता है? राज्यपाल, है ना। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता वो व्यक्ति बन सकता है जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। महान्यायवादी वो व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। क्लियर है सबको? बस अभी इतनी बातें याद रखनी, एकदम बेसिक चीज है, आगे पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। ये लिख चुके ना, इतना ही याद रखना है, ठीक है। कार्यपालिका के प्रमुख केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य स्तर में राज्यपाल, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और इधर मुख्यमंत्री। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी, राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता। क्लियर है? अगला देखते हैं न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सबसे उच्च स्तर पर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे कौन होता है? उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है भारत का? नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय एक हो रहेगा, कहां पर है ये? नई दिल्ली में है। उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय है कहां पर है? बिलासपुर में है ना भाई। 25 उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय कहां पर है? अमरावती में, ठीक है। इसके नीचे होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक। जिला और सत्र न्यायालय का एक ही परिसर होता है, काम के अनुसार नाम बदल जाता है। जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश होते हैं, सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश होते हैं। सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश होते हैं। जिला न्यायाधीश किसको बोले? जो दीवानी मामलों की सुनवाई करता है। दीवानी मामलों की सुनवाई करने वाले को जिला न्यायाधीश, और फौजदारी मामलों की सुनवाई करने वाले को क्या बोलते हैं? सत्र न्यायाधीश। दीवानी मामले पर्सनल मामले होते हैं, जैसे विवाह से संबंधित कोई विवाद है, तलाक, उत्तराधिकार, जो घर के मामले होते हैं, पर्सनल मामले होते हैं, वो सभी विवाद का निपटारा सबसे पहले कौन कर सकता है? जिला न्यायाधीश कर सकता है ना। तो दीवानी मामलों की सुनवाई करने वाला जिला न्यायाधीश होता है, फौजदारी मामलों की सुनवाई करने वाला सत्र न्यायाधीश। व्यक्ति एक ही होता है, काम के अनुसार नाम बदल जाता है। तो फौजदारी मामला कौन कौन? हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कारी, ये सब क्या है? फौजदारी मामले हैं।
चलो नोट करो, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। हो गया सबका? चलो बोलो भाई। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय। 25 उच्च न्यायालय है, 25वां कौन सा है? अमरावती। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय है कि नहीं है? कहाँ पर है? कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ का? 19वां, 19वें क्रम का उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में। ठीक, जिला और सत्र न्यायालय का एक ही परिसर होता है, एक ही बिल्डिंग होता है। अगर वहां का जो प्रमुख न्यायाधीश है वो दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसका नाम क्या है? जिला न्यायाधीश। और वही व्यक्ति यदि फौजदारी मामलों की सुनवाई करेगा वो सत्र न्यायाधीश कहलाता है। दोनों एक ही व्यक्ति, अलग अलग नहीं है ना। जैसे तलाक से संबंधित मामला चला गया उस न्यायालय में, तो उस मामले को जो निपटाएगा वो जिला न्यायाधीश कहलाएगा। और उसी व्यक्ति को सत्र न्यायाधीश कब कहेंगे? जब वो हत्या, चोरी, डकैती से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है। अलग अलग नहीं है, एक ही है। आ रहा है समझ में? बस, तो ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का एकदम बेसिक चीज था। ठीक, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, देख लो, अपनी कॉपी चेक करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आपको पूछना है। पूरा पढ़ो एक बार, क्या लिखा है। आ रहा है समझ में सारे पॉइंट्स? ठीक है, क्या क्या पढ़ना है संविधान में? संविधान में शामिल तत्व लिखिए।
सबसे पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना। संविधान में भाग हैं कितने? 22। संविधान में अनुच्छेद हैं 395। संविधान में अनुसूचियां हैं 12। मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय कितना अनुसूची था? 8 था। अभी कितना है? 12 है। वैसे ही कई किताबों में लिखा रहता है अनुच्छेद 450 है ना? तो ठीक है, वैसा नहीं है। ठीक, जैसे 39 तक बना था तो 39 का ऐड हो गया, 43 तक बना था तो 43 का ऐड हो गया, 246 के साथ 246 का ऐड हो गया। अनुच्छेद तो 39 है, उसके साथ सब अनुच्छेद ऐड हुआ है। 43 है, 43 का सब अनुच्छेद ऐड हुआ है ना? जैसे आप इसको अलग अलग ऐसा काउंट करेंगे 450 से ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप किताब देखेंगे, संविधान की किताब बेयर एक्ट जब देखेंगे तो उसमें एंट्री आपको 395 ही मिलेगा। ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि अनुच्छेद 396, अनुच्छेद 400, अनुच्छेद 402 क्या है, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। अनुच्छेद 395 की ही एंट्री मिलेगी आखिरी। इसी के अंदर 39 का, 43 का, 246 का, है ना? समझ में आ रहा है ना? 51 का, ये सब देखने को मिलेगा, जिसको जोड़कर 450 से अधिक हो जाते हैं। ठीक, वैसे ही भाग 22 ही है, लेकिन कई किताबों में भाग 25 बोल देता है। किसको बोलता है? क्योंकि 4 का ऐड हुआ है, 9 का ऐड हुआ है संविधान संशोधन से, है ना? 14 का ऐड हुआ है संविधान, तो इसको अलग से बोल देते हैं। तो इसको अलग से नहीं बोलना है, भाग तो 22 ही। एंट्री आप कहीं पर ऐसा नहीं देखेंगे कि भाग 23 क्या है, भाग 24 कौन सा है, भाग 25 कौन सा है। भाग तो 22 ही है, इसी के अंदर कुछ कुछ नए भागों को ऐड किया गया है संविधान में संशोधन करके। जैसे फाइनल एग्जाम में आएगा कितने भाग हैं, तो 22 ही भाग है, आंसर लगाना है। ठीक है, चलो लिखो चारों चीजों को। ठीक, बस बाकी प्रस्तावना हेडिंग दो, कल पढ़ेंगे प्रस्तावना। अभी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछो आप। संविधान में कहीं पर भी आपको कुछ भी डाउट हो, आप पहले पढ़े होंगे उसमें कोई डाउट हो, है ना? पहले से यदि आपने संविधान पढ़ लिया है तो उसमें आप लोग को पहली बार एकदम आप थोड़ा बहुत जानते हो। हाँ, हाँ, तो वही बता रहा हूँ, जो एंट्री मिलेगी बेयर एक्ट की किताब में उसमें अनुच्छेद 395 ही मिलेगा आपको। ठीक है, वो सबको काउंट कर करके जितना भी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद ऐड हुए हैं सबको जोड़कर 450 से ऊपर दिखेगा। ठीक है, वो कहां पर मिलेगा आपको? बेयर एक्ट की किताब में, जो भारत सरकार जारी करती है। चलो दिखाता हूं आपको कैसा रहता है। इसको जानते हैं? बेयर एक्ट जानते हैं? नहीं जानते? बेयर एक्ट, ठीक है, ये देखो इसको किसने जारी किया है? भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय। ठीक है, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय। अब इसमें देखेंगे आप तो भाग 22 ही दिखेगा, अनुच्छेद 395 दिखेगा। बीच बीच में जो संविधान संशोधन से ऐड हुआ है उसी को शामिल करते हैं। यदि यहाँ से चालू है भाग 1 अनुच्छेद 1 2 2 का, उसको ऐड कर लिया, है ना? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा करके 21 का भी इसको भी जोड़ा होगा उन 450 470 में। ठीक है, देखो 31 का, 31 ख ग, तो ये तो उसका सब अनुच्छेद बोल सकते हैं ना। ठीक है, एंट्री आपको क्या मिलेगी? 395 ही मिलेगा। ठीक, संविधान संशोधन के तहत जो ऐड किया गया है उसको काउंट करोगे तो 450 से ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, 395 निरसन मतलब समापन, अनुच्छेद 393 94 95 भाग 22, 22 भाग हैं अनुच्छेद 395। इसके बाद और कुछ नहीं है ना। इसके बाद अनुसूची चालू हो जाती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 12वीं तक।
अब इसमें 8 अनुसूचियां थी, 9वां 10वां 11वां 12वां संविधान में संशोधन करके शामिल किया गया। तो अनुसूची 12 है वर्तमान में और अनुच्छेद कितना है, 395 ही है। एंट्री के अनुसार अगर देखा जाए तो 395 ही अनुच्छेद है एंट्री के अनुसार, ये सरकार ने जो जारी किया है वो है ना। और यदि आप काउंट करेंगे ये संविधान संशोधन से जो ऐड किया है क ख ग घ, ठीक, तो आपको 450 से ऊपर मिलेगा। इस किताब को बोलते हैं बेयर एक्ट। क्या बोलते हैं? बेयर एक्ट। ये दुकानों में भी, शॉप में भी उपलब्ध रहेगी। बेयर एक्ट की किताब संविधान की 200 रुपए की आती है लगभग, ठीक है। तो मैं जो पढ़ाता हूँ यहीं से पढ़ाता हूँ, बेयर एक्ट, दूसरा एम लक्ष्मीकांत। किताब का नाम आपको याद रखना है, अगर किताब लेना होगा तो एम लक्ष्मीकांत ले सकते हैं और बेयर एक्ट की किताब ले सकते हैं। संविधान के लिए आपको कोई सा भी एग्जाम हो, वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो। एक हो गया एम लक्ष्मीकांत, जिसमें थ्योरी बहुत आसान भाषा में दिया है, आपको आसानी से समझ में आएगा, एम लक्ष्मीकांत। और दूसरा है बेयर एक्ट। सभी एग्जाम्स में काम है, सीजीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम, सारे एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू। किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो।